एक नोटोरियस माफिया बॉस, मतलब एक ऐसा आदमी जिसने इटली की पुलिस, एंटी माफिया एजेंसीज और इंटरपोल सबको पूरे 20 साल तक चकमा दिया। और आखिर में उसे किसने पकड़ा? किसी सीक्रेट एजेंट ने तो बिल्कुल नहीं। वही तो, किसी अंडरकवर एजेंट या छापे ने नहीं, बल्कि एक गूगल स्ट्रीट व्यू की गाड़ी ने। आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसी सच्ची घटना का विश्लेषण कर रहे हैं जो लिटरली किसी टाइम ट्रैवल क्राइम थ्रिलर से कम नहीं लगती। हाँ, ये केस लॉ इन्फोर्समेंट और क्रिमिनोलॉजी के नजरिए से ना एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल, ये एक ऐसी कहानी है जहां एक मुजरिम 2002 के उस एनालॉग दुनिया में फरार होता है जहां इंटरनेट का असर ना के बराबर था, और फिर 2022 आते आते उस डिजिटल दुनिया में पकड़ा जाता है जहां सर्वेलेंस हर जगह है। और इसी वजह से आज हम इस बात की तह तक जाएंगे कि फिजिकल दुनिया से भागना और डिजिटल दुनिया से बचना, इन दोनों में आखिर कितना बड़ा फर्क है। एग्जैक्टली। हमारे पास कुछ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री ट्रांसक्रिप्ट्स और स्रोत हैं जिनका हम आज डीप डाइव करेंगे। तो इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से, यानी उसकी फरारी पर आने से पहले उस माफिया बॉस का माजी समझना बहुत जरूरी है। हाँ, उसके पुराने इतिहास के बिना स्टोरी समझ नहीं आएगी। राइट। आखिर वो इतना बड़ा खौफ क्यों था? अगर हम 1980s के दशक के सिसिली की बात करें तो वो दौर पूरी तरह से फिजिकल क्राइम और वायलेंस का दौर था, है ना? बिल्कुल सही कहा। 1980 और 90 का दशक इटली के इतिहास में सबसे उथल-पुथल भरा समय था। जोचिनो गमीनो का जन्म 1961 में अग्रेजेंटो में हुआ था और वो वहाँ के स्टिड्डा नाम के माफिया ग्रुप का नेता बन चुका था। वेट, ये स्टिड्डा ग्रुप मशहूर कोसा नोस्ट्रा से अलग था क्या? हाँ, स्टिड्डा का मतलब सिसिलियन भाषा में सितारा या स्टार होता है, और ये कोसा नोस्ट्रा से थोड़ा अलग और थोड़े ज्यादा एग्रेसिव ग्रुप था। एक्सटॉर्शन, ड्रग्स, मर्डर्स, ये इनके रोजमर्रा के काम थे। बाप रे! तो गमीनो इसी खौफनाक माहौल में बड़ा हुआ और उसने अपना दबदबा बनाया, और हमारे सोर्सेज बताते हैं कि 1984 में उसे इटली के सबसे मशहूर एंटी माफिया प्रोसिक्यूटर जोवानी फल्कोने ने पकड़ा था। सही पकड़ा, लेकिन उस सिस्टम में सबूतों की कमी के चलते वो बच निकला। हालांकि 1989 में उसने एक ऐसी बड़ी गलती की जिसने उसकी किस्मत सील कर दी। ओह, वो मर्डर वाला इंसिडेंट। हाँ, एक राइवल माफिया मेंबर को निशाना बनाते वक्त उसने गलती से एक मासूम नागरिक की हत्या कर दी थी। अच्छा, और उस हत्या के बाद उसे पता चल गया होगा कि अब पूरी इटालियन फोर्स उसके पीछे आएगी, इसलिए वो भागकर स्पेन चला गया। लेकिन वो ज्यादा दिन आजाद नहीं रह सका ना। 1998 में, यानी लगभग 9 साल बाद, स्पेनिश पुलिस ने उसे बार्सिलोना में पकड़ लिया और वापस इटली भेज दिया। वहाँ मर्डर और माफिया एसोसिएशन के लिए उसे लाइफ सेंटेंस यानी उम्र कैद मिली। अब देखो, यहाँ से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। उसे रोम की रेबिबिया प्रिजन के G12 विंग में रखा गया था, जो कि उस वक्त एक एक्सट्रीम हाई सिक्योरिटी विंग था। इसे आला दी सिक्योरिटा रिस्ट्रिक्टा कहते थे। वहाँ हर कैदी पर बहुत कड़ी नजर रखी जाती थी। तो फिर वहाँ से कोई दिन के उजाले में मेन गेट से बाहर कैसे निकल सकता है? मतलब ये तो इम्पॉसिबल लगता है। वही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। देखो, 26 जून 2002 को जेल के अंदर का रूटीन पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। वहाँ एक्स नाम की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। ओह वाओ, जेल के अंदर फिल्म की शूटिंग? हाँ, डायरेक्टर एल्बर्टो नेग्रिन और एक्ट्रेस विक्टोरिया बिल्वेदेरा वहाँ मौजूद थे, और उनके साथ लगभग 30 क्रू मेंबर्स और एक्टर्स जेल के अंदर आए हुए थे। तो एक तरफ शूटिंग की आपाधापी थी, इस वक्त पर अपने भाई एंजेलो से मिलने की इजाजत मिल जाती है। वेट लिस्ट में नाम नहीं था, फिर भी इजाजत मिल गई। हाँ, वही तो प्रोसीजरल फेलियर था। और जब वो मुलाकात कर रहा होता है, अचानक एक दूसरा कैदी जेल की दीवार पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे बाप रे! तो सारे गार्ड्स का ध्यान तुरंत उस चिल्लाते हुए कैदी की तरफ चला गया होगा। एग्जैक्टली। और इस अफरा तफरी के बीच गैमिनो चुपचाप आम कपड़ों में विजिटर्स की भीड़ में मिल जाता है। वो भागता नहीं है, बस भीड़ के साथ गेट की तरफ चलने लगता है। और एक गार्ड गलती से उसे गेट से बाहर निकालने का इशारा भी कर देता है। सोचने वाली बात है, एक माफिया बॉस आराम से चलकर बाहर निकल गया। यही वो पॉइंट है जो हमें ह्यूमन साइकोलॉजी और सिक्योरिटी के टकराव को समझना चाहिए। इसे मनोविज्ञान में इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस कहा जाता है। अच्छा, इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस, ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? देखो, जब इंसानी दिमाग किसी एक बहुत बड़े विजुअल या ऑडिटोरी स्टिमुलस पर फोकस कर लेता है, जैसे एक कैदी का दीवार पर चिल्लाना, तो वो आसपास की बाकी आम चीजों को प्रोसेस करना बंद कर देता है। ओह, आई सी। तो गिमीनो ने एक आम विजिटर की तरह चलकर गार्ड्स के दिमाग को बेसिकली हैक कर लिया। हाँ, किसी का ध्यान उस पर नहीं गया, और इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि दीवार पर चढ़ने वाला वो कैदी अचानक पागल नहीं हुआ था।
ये सब माफिया की एक अंदरूनी साजिश थी। यानी इंटरनल कोलैबोरेशन था। बिल्कुल, बिना किसी अंदर वाले की मदद के इतनी सटीक टाइमिंग बिठा पाना असंभव है। मैं इस पर थोड़ा विचार करना चाहती हूँ। ये घटना ना बिल्कुल वैसी लगती है जैसे किसी बैंक वॉल्ट का दरवाजा खुला छोड़ देना। क्या 2002 की ऐसी लापरवाही आज के समय में मॉडर्न प्रिजन सेफगार्ड्स के होते हुए संभव है? आज के दौर में ऐसी फिजिकल एस्केप थोड़ी ज्यादा मुश्किल जरूर है। मॉडर्न सेफगार्ड्स जैसे फेशियल रिकग्निशन, कैमरास और स्ट्रिक्ट गेट पास सिस्टम्स ने इंसानी गलती की गुंजाइश को बहुत कम कर दिया है। राइट, बायोमेट्रिक्स वेरीफाई किए बिना कोई गेट से निकल ही नहीं सकता आजकल। सही कहा, लेकिन जो मैकेनिज्म 2002 में फेल हुआ वो आज भी रेलेवेंट है। जब केओस होता है, चाहे वो फिल्म क्रू हो या चिल्लाता हुआ कैदी, लोग शॉर्टकट्स लेने लगते हैं और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स टूट जाते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी भले ही एडवांस्ड हो, लेकिन उसको चलाने वाले तो इंसान ही हैं। एग्जैक्टली। और इस फरारी ने ना पूरे इटालियन जस्टिस सिस्टम को एम्बैरेसमेंट में डाल दिया था, क्योंकि 2.5 घंटे बाद जब रूटीन हेड काउंट हुआ तब उन्हें पता चला कि उनका सबसे बड़ा माफिया बॉस गायब है। 2.5 घंटे तक पता ही नहीं चला, तो वो गायब हो गया। और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का दूसरा और शायद सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा। उसने एक नई पहचान बनाई। हाँ, वो वापस स्पेन चला गया, पर इस बार बार्सिलोना नहीं गया। राइट, उसने मद्रिद के पास गलापगार नाम का एक छोटा सा शहर चुना। सुनने वालों को शायद हैरानी होगी कि इस शहर की आबादी सिर्फ 25,000 थी। उसने अपना नाम बदलकर मैनुअल रख लिया। मैनुअल, माफिया बॉस से सीधा मैनुअल। हाँ, और उसने एक स्पेनिश औरत से शादी की और एक शेफ बन गया। यहाँ तक कि उसने ला कुसीना दे मानू नाम का रेस्टोरेंट भी खोला। और उस रेस्टोरेंट का जो लोगो था ना, वो बहुत आयरॉनिक था। हाँ, हॉलीवुड फिल्म द गॉडफादर के पोस्टर की तरह पपेट स्ट्रिंग्स थे, बस स्ट्रिंग्स की जगह स्पगेटी बनी हुई थी। एक रियल माफिया बॉस अपना मजाक खुद बना रहा था। बाद में उसने एल हुएर्ते दे मानू नाम की एक सब्जी की दुकान और एक हेयर सैलून भी चलाया। ये पूरी उसकी कैमोफ्लेज की स्ट्रैटेजी थी। अगर वो किसी बड़े शहर में किसी अंडरवर्ल्ड गैंग से जुड़ता तो दुश्मन उसे पहचान लेते। एक छोटे शहर में सुबह सब्जी बेचना और रात को रेस्टोरेंट चलाना उसे पूरी तरह आम नागरिक बना चुका था। पर जो चीज इस केस को सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है वो है उसका अनुशासन, उसकी मेंटल डिसिप्लिन। हमने जो सोर्सेज देखे उसके मुताबिक उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए अगले 10 साल तक इटली में बैठे अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं किया। एकदम जीरो कांटेक्ट, ना एक लेटर, ना एक फोन कॉल, ना कोई सीक्रेट मुलाकात। एक माफिया बॉस के दिमाग के बारे में सोचिए जरा, जिसके पास सिसिली में इतना पावर था, जिसके इशारे पर लोग मारे जाते थे, वो अचानक एक पोलाइट दुकानदार बन गया। इस झूठ को 20 साल तक लगातार जीना, अपनी माँ या भाई की आवाज तक ना सुनना, ये तो किसी सन्यासी जैसी मेंटल डिसिप्लिन लगती है। वही तो, हर सुबह आईने में देखकर खुद को बताना कि मैं गमीनो नहीं, मैं मैनुअल हूँ। इस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के बारे में आपका क्या सोचना है? आमतौर पर मुजरिम इतने साल कैसे छुपते हैं? देखो, आमतौर पर मुजरिम इसलिए नहीं पकड़े जाते कि पुलिस बहुत चतुर होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी पुरानी आदतों से मजबूर होते हैं। या तो ईगो में आकर ताकत दिखाते हैं, या अकेलेपन से तंग आकर परिवार को कॉल कर बैठते हैं। राइट, और लॉ एनफोर्समेंट इसी गलती का इंतजार करता है। बिल्कुल, पर गमीनो ने ना एक बोरिंग जिंदगी को ही अपना हथियार बना लिया। उसने खुद को एक ऐसी एनालॉग दुनिया में कैद कर लिया जहां उसे ढूंढना किसी घास के ढेर में सुई ढूंढने बराबर था। उसने इंसानों को तो धोखा दे दिया था। पर तभी दुनिया बदल रही थी। यहीं से कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। हम एनालॉग एस्केप की बात कर रहे थे, पर अब समय तेजी से डिजिटल हो रहा था। उसने इंसानों के दिमाग को तो हैक कर लिया, पर मशीन की मेमोरी को कैसे धोखा देता? वही सबसे बड़ा कैच है। पलेर्मो के डीआई यानी एंटी माफिया यूनिट को ना एक छोटी सी टिप मिली थी। किसी ने जानकारी दी थी कि गमीनो स्पेन में जिंदा है और मानू के नाम से रह रहा है, पर सटीक लोकेशन किसी को नहीं पता थी। तो यहाँ से ट्रेडिशनल पुलिस वर्क से डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन तक का पूरा शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। अथॉरिटीज के पास बस एक नाम था, और स्पेन जैसा विशाल देश। हाँ, तो उन्होंने मॉडर्न टेक का सहारा लिया, जिसे हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस या OSINT कहते हैं। जुलाई 2018 में एक गूगल स्ट्रीट व्यू कार गालापागस की गलियों से गुजरी। वो गाड़ियां जो सड़कों की तस्वीरें खींचती हैं मैप के लिए, है ना? बिल्कुल। उस गाड़ी ने एल हुएर्तो दे मानू सब्जी की दुकान के बाहर खड़े 2 लोगों की फोटो ले ली।
अब गूगल की पॉलिसी के हिसाब से तो चेहरों को ब्लर कर दिया जाता है ताकि प्राइवेसी बनी रहे। तो उस तस्वीर में चेहरा तो साफ नहीं था, लेकिन एक ऐसी चीज थी जो ब्लर नहीं थी, और वो थी दुकान के ऊपर लिखा हुआ फोन नंबर। हाँ, और वही फोन नंबर पूरी गेम पलट देता है। मुझे ये जानना है कि उस एक फोन नंबर से इन्वेस्टिगेटर्स ने आगे का रास्ता कैसे तय किया? क्या उन्होंने बस वो नंबर ऑनलाइन सर्च किया? इंटरनेट आर्किटेक्चर इसी तरह काम करता है। उन्होंने उस नंबर को क्रॉस रेफरेंस किया। जब सर्च किया तो वो उन्हें सीधा ला कोजीना दे मानू रेस्टोरेंट के फेसबुक पेज पर ले गया। पर वो रेस्टोरेंट तो तब तक बंद हो चुका था ना। बंद जरूर हो चुका था, पर इंटरनेट अपने आर्काइव में पुराना डेटा हमेशा सेव रखता है। उस फेसबुक पेज और ट्रिप एडवाइजर की वेबसाइट पर रेस्टोरेंट के रिव्यूज आज भी मौजूद थे। ओह वाओ। और सबसे बड़ी बात, उन रिव्यूज में शेफ की ऐसी तस्वीरें थी जिन पर कोई ब्लर नहीं था। वो सफेद शेफ यूनिफॉर्म पहने पिज्जा ओवन के पास मुस्कुराता हुआ दिख रहा था। ये पूरा हिस्सा तो मुझे बिल्कुल हैरान कर देता है। गमीनों ने सोचा होगा कि रेस्टोरेंट बंद हो गया, बोर्ड उतर गया तो सब कुछ मिट गया। पर डिजिटल फुटप्रिंट ऐसी चीज है जो हमेशा आपके पीछे चलती है। सही कहा। जो काम 20 साल में एंटी माफिया एजेंसीज नहीं कर पाई, वो एक फ्री मैप एप्लीकेशन और रेस्टोरेंट के रिव्यूज ने कर दिया। इससे समझ आता है कि पब्लिक डिजिटल लिस्टिंग्स और ऑनलाइन बिजनेस प्रोफाइल मेंटेन करना किसी छुपे हुए मुजरिम के लिए कितना बड़ा रिस्क है। एक प्रोफाइल आपकी 20 साल की मेहनत पानी में मिला सकती है। बिल्कुल। डिजिटल दुनिया में ना डेटा पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं। एक दुकान का नंबर फेसबुक से लिंक होता है जो किसी और डेटाबेस से जुड़ जाता है। एनालॉग दुनिया में पड़ोसी उसे मैनुअल समझते थे, पर एल्गोरिथम्स को सिर्फ डेटा पैटर्न समझ आते हैं। उसने गलती की कि नए और पुराने बिजनेस का नाम मिलता जुलता रखा और सेम नंबर यूज किया। हाँ, इसी एक कड़ी ने इन्वेस्टिगेटर्स को पक्का सुराग दे दिया। लेकिन एक सवाल यहाँ भी है, सिर्फ एक फेसबुक फोटो या ब्लर गूगल इमेज के आधार पर पुलिस किसी को 20 साल बाद अरेस्ट तो नहीं कर सकती। उन्हें वेरीफाई करना था कि ये आदमी ही सच में भगोड़ा गामीनो है। वेरिफिकेशन की पुष्टि के लिए उन्होंने एडवांस टेक का यूज किया। हमारे स्रोत यहाँ एज प्रोग्रेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। हाँ, मैं इसको थोड़ा समझना चाहती हूँ। एक 1990s की पुरानी फोटो को कंप्यूटर आज के चेहरे में कैसे बदलता है? क्या बस सफेद बाल और रिंकल्स ऐड कर देता है? देखो, एज प्रोग्रेशन सिर्फ रिंकल्स या सफेद बाल जोड़ने का काम नहीं करता। वो ना फेशियल ज्योमेट्री और बोन स्ट्रक्चर पर आधारित होता है। अच्छा, मतलब चेहरे की हड्डियों का ढांचा। हाँ बिल्कुल। जैसे एक इंसान की आंखों के बीच की दूरी या नाक का आकार उम्र बढ़ने के साथ उतनी तेजी से नहीं बदलता। एल्गोरिथम उन पुरानी तस्वीरों का एक मैप बनाता है और उसमें बायोलॉजिकल एजिंग के मैथमेटिकल मॉडल्स लगाता है। ओह वाओ, कि 20 साल बाद मांसपेशियां और जॉलाइन कैसी दिखेंगी। वही तो। जब उन्होंने इस एल्गोरिथम के नतीजे को फेसबुक वाली शेफ की तस्वीर से मिलाया तो फेशियल डायमेंशंस मैच कर गए। ये तो सच में बहुत एडवांस्ड है। लेकिन टेक कितना भी एडवांस हो जाए, आखिर में फिजिकल सबूत की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। और इस केस में वो सबूत उसके खुद के चेहरे पर उम्र भर के लिए छप गया था। हाँ, उसकी चिबुक यानी चिन के बाईं ओर एक स्कार, एक निशान था। राइट। ये निशान उसे सालों पहले सिसिली की सड़कों पर किसी चाकूबाजी में मिला था। एक इंसान नाम बदल सकता है, देश बदल सकता है, कपड़े बदल सकता है, पर चमड़ी पर जो जख्म है उसे मिटाना आसान नहीं है। और वही स्कार फेसबुक और ट्रिप एडवाइजर की उन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा था। वो निशान एक ब्रिज था जिसने पुरानी एनालॉग इन्वेस्टिगेशन को आज की डिजिटल इन्वेस्टिगेशन से जोड़ दिया। जब स्कार मैच हो गया तब अथॉरिटीज को यकीन हो गया। एज प्रोग्रेशन ने रास्ता दिखाया, OSINT ने लोकेशन दी और फिजिकल निशान ने आखिरी मोहर लगा दी। और फिर आता है 17 दिसंबर 2021 का दिन। DIA और स्पेनिश पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन होता है गल्पागार में। गैमिनो सड़क पर अकेला चल रहा था और पुलिस अचानक आके उससे गिरफ्तार कर लेती है। और अरेस्ट के वक्त उसका रिएक्शन भी देखने लायक था। उसने कोई विरोध नहीं किया, बिल्कुल शांत था, पर बहुत हैरान था। उसने आखिरी सवाल पूछा था, तुमने मुझे आखिर ढूंढा कैसे? मैंने तो लगभग 10 सालों से अपने परिवार से बात तक नहीं की है। मतलब वो आदमी 2021 में भी 2002 की माइंडसेट में जी रहा था। उसके हिसाब से पकड़े जाने का मतलब आज भी सिर्फ फोन टाइपिंग और लेटर्स इंटरसेप्ट होना था। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा आयरनी है। डेप्यूटी डायरेक्टर निकोला एल्टिएरो और प्रोसिक्यूटर फ्रेंचेस्को लोवॉय ने बाद में स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये मत सोचिए कि सिर्फ एक मैप ने उसे पकड़ लिया। ट्रेडिशनल ग्राउंड इंटेल की वजह से ही मैप काम आया ना। 20 साल की मेहनत ने आधार तैयार किया था। गूगल मैप्स तो सिर्फ आखिरी वेरिफिकेशन था। लेकिन इस केस ने
मॉडर्न लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेटर्स के नजरिए को पूरी तरह बदल दिया। आज का डिजिटल इन्वेस्टिगेटर सिर्फ वाया टैप्स पर निर्भर नहीं है। वो इंटरनेट के खुले डेटाबेसेस में उन छोटे हिस्सों को ढूंढता है जो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर गलती से छोड़ देते हैं। और इसी गलती की वजह से गैमिनो आज वापस इटली की जेल में अपनी लाइफ सेंटेंस काट रहा है और अब वहां कोई फिल्म क्रूज के काम नहीं आएगा। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर देखें तो ये सच में एक इंसान के बीते हुए कल और नए भविष्य के बीच की टक्कर थी। 2002 में एक जेल से बाहर आसानी से निकल आना प्रोसीजर फेल होने का नतीजा था। गैमिनो उस दौर में फरार हुआ जहां फेसबुक या स्मार्टफोन्स की दुनिया नहीं थी। उसने एक एनालॉग स्पेस में छुपने की तपस्या की, पर आखिरकार वो पकड़ा। उस दुनिया में गया जो सब कुछ याद रखती है, क्योंकि इंटरनेट की याददाश्त कभी धुंधली नहीं होती। अगर हम पूरे सिनेरियो को थोड़ा ब्रॉड एंगल से देखें ना, तो 1980 का सिसिली जहां से उसने शुरुआत की, वो फिजिकल डोमिनेशन का युग था, और 2021 का मैड्रिड जहां उसका अंत हुआ, वो डेटा सर्वेलेंस का युग था। इस शिफ्ट ने कहानी को इतना अनोखा बना दिया। बिल्कुल, और इसी बदलाव के आधार पर एक ऐसी आखिरी सोच निकलकर सामने आती है जो सिर्फ गमीनों के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए सोचे जाने लायक है। अगर दुनिया के सबसे चतुर माफिया बॉस में से एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इतनी डिसिप्लिन थी कि उसने 20 साल तक अपनी आइडेंटिटी छुपाई, परिवार की आवाज नहीं सुनी, एक बोरिंग दुकानदार की जिंदगी को सच मान लिया। हाँ, अगर वो शख्स अपना चेहरा और डिजिटल निशान ऑनलाइन दुनिया से नहीं छिपा सका, तो क्या आज की इस टेक ड्रिवन दुनिया में सच्ची डिजिटल एनोनिमिटी यानी गुमनाम सच में संभव है? शायद कोई भी इंसान अपने बीते हुए कल के फिजिकल जख्मों से तो दूर भाग सकता है, पर इंटरनेट की इस इनविजिबल मेमोरी और डेटा के जाल से कभी नहीं निकल सकता। शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा और कड़वा सच है। जब कोई एक फिजिकल जेल से भागता है तो अनजाने में डिजिटल दुनिया की एक ऐसी दूसरी जेल में एंटर कर जाता है जिसकी दीवारें तो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन उससे बाहर निकलना नामुमकिन होता है। इसे अपने दिमाग में रखिए जब अगली बार आप किसी मैप प्लेटफॉर्म पर अपने पड़ोस की सड़क की फोटो देखें। आज का डीप डाइव यहीं समाप्त होता है।